शुभे जैसे कोमा से बाहर निकली हो। जब से घर आई बालकनी में बैठी है, पता नहीं चला कब 2 बजे से 9 बज गए। उसे अपनी किस्मत से रश्क होने लगा। अचानक क्रिस ने उससे उसकी एंगेजमेंट रिंग का नाप भी पूछ लिया था। उसे क्रिस से मिले हुए अभी 5 महीने भी तो पूरे नहीं हुए थे। तुम जैसा हैंडसम लड़का मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा? तुम्हारे पीछे तो कई लड़कियां पड़ी होंगी, नहीं? उसने बात मजाक में ले जानी चाहिए तो क्रिस और भी गंभीर हो गया। ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों आई कि मेरे जैसे लड़के को तुमसे शादी करने में कोई दिक्कत होगी? मैं तो तुम्हारे और अपने स्टेटस के बारे में बात कर रहा था। मैं ठहरा एक मामूली सा फिटनेस कोच, और वो भी एक स्कूल में। और तुम इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। जितनी मेरी पूरे 1 साल की सैलरी है उतनी तुम्हारी 1.5 महीने की होगी। फिर इतना बड़ा फ्लैट और इतनी बड़ी गाड़ी कंपनी की तरफ से। और हाँ, लड़कियां मेरे पीछे आती हैं और खूबसूरत भी होती हैं, पर जिंदगी काटने के लिए क्या खूबसूरती की ज़रूरत होती है या सुंदर दिल और अच्छे मिजाज की? सॉरी डियर, मैं पता नहीं कैसे भूल गया कि शादी के लिए बराबर का स्टेटस भी होना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी। ओके, चलता हूँ, कहकर क्रिस तो चला गया और सपनों की भरी रातें छोड़ गया। गोरी गुलाबी रंगत, नीली आंखें, हल्के भूरे बाल और 5 फुट 10 इंच कद वाला गठा हुआ बदन। कोई भी जवान लड़की उस पर लट्टू हो सकती है, पर वो तो अब जवान नहीं रही। वो खुद ब खुद मुस्कुराने लगी। चीन में 30 से ऊपर की कुंवारी लड़की जवान नहीं कहलाती। हाँ, 40 की मैरिड यंग मॉम हो सकती है, पर क्रिस के देश में 32 साल की लड़की शादी के लायक मानी जाती है। वो कुछ नहीं जानना चाहती, बस उससे शादी करना चाहती है। उसे पता ही नहीं चला माँ कब उसके पास आकर बैठ गई। माँ मुस्कुराने लगी तो उसकी आंखों ने माँ पर प्रश्न उछाल दिया। अब तुम मुझे मत बनाओ शुवे, जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहकर माँ मुस्कुराने लगी तो शुवे भी बच्चे की तरह ठुनक उठी और उठकर माँ के कंधे से चिपक गई। शायद ऐसा मौका पिछले 8-10 सालों में कभी नहीं आया कि वो फिर से छोटी बच्ची बन गई हो। तुम्हारी बातों का जादू ही कुछ ऐसा चढ़ा था मुझ पर। तुमने तो एक बार भी नहीं कहा था कि तुम मुझसे विवाह कर लोगे। मैं ही तुम्हारी दीवानी हो गई थी। जो तुमने कहा वो भी समझ लिया, और जो नहीं कहा वो भी। शादी से पहले माँ डरती थी कि कहीं शादी के बाद वो शुवे के सौतेले बाप का व्यवहार न करें। कहीं ऐसा न हो कि पति का साथ मिल जाए पर बेटी को दुख सहना पड़े। तब शुवे ही माँ को समझाती थी, माँ मैं 19 की तो हो चुकी हूँ, अब किसकी हिम्मत है मुझे तंग करने की? और फिर मैं तुम्हारे साथ रहती ही कितना हूँ, महीने में कभी 1 या 2 बार घर आ पाती हूँ। 2 साल से ऐसा ही चल रहा है। और तुम्हारी शक्ल कैसी हो गई है, देखा है कभी? तुम्हारा लाओपान बॉस अच्छा आदमी है, ये मैं नहीं, वांगाई आंटी भी कहती हैं। वो भी उसे 10 साल से जानती हैं। कैसे जोर लगाना पड़ा था माँ को शादी के लिए राजी करने के लिए। हालांकि अंदर ही अंदर वो स्वयं भी डरती थी कि अगर माँ का दूसरा पति भी उसके पापा जैसा निकला तो उसकी ज़िंदगी कहीं फिर से नरक न बन जाए। क्या नहीं सहा है उसकी माँ ने। वो उन्हें 13 साल पहले छोड़ गए थे, पर उनके माँ पर जुल्म उसे अभी तक याद है। माँ को रोज मार पड़ती थी। वो डर के मारे बाथरूम में छिप जाती थी। 1 बेडरूम सेट था और छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। जिस दिन से पापा माँ को छोड़कर गए वो माँ की दोस्त बन गई थी। छोटी सी उम्र में काफ़ी बड़ा समझने लगी थी खुद को। खालीपन को दूर करने के लिए वो अपना पेट दबा दबा कर भरती। कहाँ जानती थी पगली कि पेट भरने से खालीपन नहीं भरता, खालीपन की बजाय उसका शरीर ज़रूर भरता चला गया।
माँ उसे कितना टोकती, कम खाया कर, अब बड़ी हो गई है। ऐसे मोटापे को देख कोई लड़का तेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। लड़कियां उससे दोस्ती ज़रूर रखते थे, पर वैसी दोस्ती किसी लड़के के साथ नहीं हो पाई। जानते बूझते भी कुछ लड़कियां उससे जब तक पूछ बैठती थीं कि उसका भी तो कोई होगा। उसके मना करने पर भी मुंह बना बना कर पूछती रहती, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी टीनेजर का कोई बॉयफ्रेंड ही ना हो? तुम झूठ बोल रही हो, वरना लड़के तो लड़कियों के पीछे पीछे भागते हैं। धीरे धीरे उसने लड़कियों से दूरी बना ली और अपना सारा ध्यान पढ़ने में लगा दिया। एक ही पक्की सहेली थी उसकी, ली, जिसके साथ वो हर बात कर सकती थी और जिसकी हर बात सुन लेती थी। ली भी शुवे पर जान छिड़कती थी। ली और शुवे दोनों ही पढ़ने में होशियार थीं, पर शुवे हमेशा अव्वल आती थी। इसके कारण ज़रूर उसका सिर गर्व से ऊंचा रहता। ली को कभी भी उसके अव्वल आने से कोई जलन नहीं थी। उसे पता था कि उसकी सहेली के पास खुश रहने के लिए माँ के अलावा सिर्फ उसके कीर्तिमान है। मैं पूछती हूँ, तुम्हारी समस्या क्या है? औरतों को देखकर तुम्हें क्या हो जाता है? क्यों तुम दुम हिलाना शुरू कर देते हो किसी भी औरत को देखकर? औरत तुम्हारी कमजोरी क्यों है? तुम्हें अपनी कहानी चीतकार याद है? उसमें तुमने लिखा था कि अनुजा दूसरे शहर से आई थी और तुम उससे मिलने गए थे। कितना घिनौना विवरण दिया था तुमने उस कहानी में। अनुजा के शरीर का, उसकी आँखें, ओठ, गर्दन, वक्ष, नाभि, योनि, हर अंग को तुमने नंगा कर दिया था। क्या उस कहानी को मात्र कल्पना माना जा सकता है? नहीं, मैं जानती हूँ अनुजा कौन। कॉलेज जाने के बाद शुवे माँ के पीछे पड़ गई थी शादी के लिए, और वो माँ की शादी करवा के ही मानी। पर उस पर भी उसे और माँ को कितने ताने सहने पड़े थे। लोगों ने माँ से क्या क्या नहीं कहा। अरे मिसान, बहुत अच्छा किया ये तो आपने, पर शादी की खबर सुन के हमें लगा कि शायद कोई गलती हुई सुनने में। शुवे की शादी होगी। शादी की उम्र तो उसकी है ना। अभी तो आपको शुवे के लिए लड़का देखने के बारे में सोचना चाहिए था, पर आपने तो अपनी ही शादी करवा के हमें हैरान कर दिया। नहीं मिसान, आपको इस उम्र में शादी करके थोड़ा अजीब तो लगा होगा, क्या नहीं? और वो भी काफी बड़ी उम्र के आदमी के साथ, हैं? माँ पास से 7 साल छोटी थी, पर सब ऐसे जता रहे थे जैसे उन्होंने अपने बाप की उम्र वाले व्यक्ति के साथ शादी कर ली हो। रिश्तेदार भी इसे गुस्ताखी मान रहे थे। अब क्या पड़ी थी ये सब करने की? 2-4 साल में तो नानी बन जाती तुम, क्या फिर से माँ बनोगी? माँ अब बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसीलिए मैंने ही माँ को किसी तरह से मनाया। मेरे सुशर हॉस्टल जाने के बाद माँ कितनी कमज़ोर हो गई हैं। फिर आप सब और सारे पड़ोसी भी तो बहुत व्यस्त हैं ना। आपको तो कह नहीं सकती थी माँ का ख्याल रखने के लिए। शुभे ने ही चिढ़कर कहा था। सुनकर सब थोड़ा चुप से हो गए, पर आपस में कानाफूसी बंद नहीं हुई। शादी के बाद माँ कैसे खिलाई थी। 1 महीने बाद जब वो पहली बार घर गई तो माँ को देखकर लगा कि पा ने जादू सा कर दिया है उन पर। शुवे तो माँ को देखकर झूम उठी थी। भाड़ में जाए सारी दुनिया, उसे अपनी माँ खुश दिखनी चाहिए, बस इसी तरह। एमबीए करने के बाद जब वो बढ़िया नौकरी करने लगी तो माँ का आखिरी सपना फन उठाए खड़ा था। बस अब शुवे की शादी हो जानी चाहिए। फिर क्या था, माँ उसके पीछे लग जाती, ये नहीं खा, इससे वजन घटता है। पा के बनाए ड्राइड डम्पलिंग शुवे की कमज़ोरी थी, पर माँ ना उसे खाने देती ना ही पा को बनाने देती। नहीं, इससे तो इसका मोटापा और बढ़ जाएगा। कभी कोई सलाह दे जाता स्विमिंग से मोटापा घटता है तो माँ उसके कान में कहना शुरू कर देती। धीरे धीरे शुवे के न खाने की चीज़ों की लिस्ट लंबी होती गई, पर उसका वजन जस का तस रहा। बिना स्वाद के मुंह और खाली पेट रह के शुवे थक जाती तो कई बार वो ली के घर जाकर अपनी पसंद की डिश बनवा कर पेट भर के खाती। हर शनिवार और इतवार को माँ उसके पीछे पड़ जाती कि वो सज धज के क्लब में जाया करे और अपने किसी सहयोगी को घर बुलाए।
शुवे सब समझती। यह सब इसलिए था ताकि कोई उसके अच्छे व्यवहार के कारण दोस्ती कर ले, दोस्ती फिर प्यार में बदल जाए। माँ को कौन समझाए कि इस तरह के चोचले पहले चल जाते थे। अब सब सयाने हो चुके हैं। किसी लड़के को घर आने का न्योता देना यानी मुफ्त में ऑफिस में मजाक का पात्र बनना। सभी को पता है वो सिंगल है। हाँ, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता तो और बात थी। इसी तरह 4 साल बीत गए। अब माँ को भरोसा देने वाले पा के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी। वो चाहे हंस हंस के जितना मर्जी छिपाने की कोशिश करते, पर क्या वो बच्ची थी? चाहे इतने सालों से वो कंपनी की मैनेजर बन चुकी थी, कंपनी की तरफ से बढ़िया पॉश एरिया में 3 बेडरूम वाला फ्लैट और बड़ी गाड़ी उसे मिल गई थी। एक तरह से कहा जाए तो उसकी ज़िंदगी से उसे कुछ खास गिला भी नहीं था। नहीं उसे इस तरह की कमी लगती थी जिसे पूरा करने के लिए वो मरी जा रही थी। पर माँ और पाका क्या करे? अब सबके मुंह बंद हो जाएंगे। 4 महीने में क्रिस से वो रोज़ जिम में मिलती थी। दोनों में बातें भी होती थी, पर उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। पता नहीं उसे क्रिस की आंखों में प्रेम नहीं दिखा या उसकी महसूस करने वाली नसें ही सूख चुकी थी। जब अचानक ही क्रिस ने उससे रिंग का नाप पूछा तो उसकी आंखों में शर्म की बजाय हैरानी उतर आई। वो समझ नहीं पाई कि उससे कोई ऐसा क्यों पूछने लगा, पर उसके बाद शुवे की कल्पनाओं को पर ज़रूर लग गए थे। क्रिस पुराने 2 लड़कों जैसा आम तो नहीं था, वो तो स्पेशल था। एक तो लाओवाय विदेशी, वो भी अमेरिकन। धीरे धीरे वो क्रिस की तरफ खींचने लगी, उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसे पता भी नहीं चला कि दिलचस्पी कब बेताबी में बदल गई, जबकि क्रिस वैसा ही था, पहले की तरह मस्त मौला। उसके जीने का अपना ही ढंग था, जैसे वो उसके साथ हर पल रहना चाहती थी। क्रिस में ऐसी बेताबी नहीं थी। वो वीकेंड पर उससे फ़ोन करके बताता कि वो दोस्तों के संग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहा है। कभी कहता आज म्यूज़िकल फेस्टिवल में जा रहा है। शुवे मन महसूस कर रह जाती। एक दिन जब सोमवार को क्रिस उसे जिम में मिला तो उसने हिम्मत करके क्रिस को कह दिया कि वो इस वीकेंड उसके साथ बिताना चाहती है। वीकडेज में सिर्फ जिम में मिलते हैं, कोई खास बात भी नहीं कर सकते। तो क्रिस अपने अंदाज में ही हौले से मुस्कुराया और कहने लगा, डियर, मेरे शंघाई में कुछ खास दोस्त हैं, उन सब के साथ मेरा वीकेंड का प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं हो सकता। ओके, मैं फिर भी कुछ सोचूंगा। दूसरे ही दिन रात को 8 बजे क्रिस अपना तामझाम लेकर शुवे के फ्लैट पर पहुंच गया। शुवे तो एकदम हैरान, उसे खुश होना चाहिए या नाराज, वो क्या कहे। मुंह से सिर्फ इतना निकला, क्रिस तुम? अरे हाँ, तुम साथ में समय बिताने की बात कर रही थी ना, तो मुझे लगा ये अच्छा रहेगा। हम रात को मिलकर बैठेंगे, बातें करेंगे और वीकेंड्स दोस्तों के लिए। कहकर क्रिस ने गहरी मुस्कुराहट से शुवे की तरफ देखा तो शुवे ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। क्रिस बिना समय गंवाए अपना सामान शुवे के साथ वाले बेडरूम में रखने चला गया। शुवे को हल्का सा डर लग रहा था, माँ पा क्या कहेंगे। उन्हें तो कुछ बताया ही नहीं, बताने का समय ही कहाँ दिया क्रिस ने। उसके मन में घबराहट हो रही थी, किसी अनजान विदेशी के साथ रहने का हल्का सा खौफ भी, कभी अपनी चाहत के इतना करीब रहने का सोचकर एक हल्का हल्का नशा। शुक्रवार तक तो उसने माँ से इस बारे में कुछ नहीं कहा। शुक्रवार रात को घर आके माँ से बात की तो उसकी आवाज़ की चहक से ही माँ अंदर तक भीग गई। शुवे, क्रिस साथ में रहना चाहता है और उसके साथ रहने चली जाओ। माँ वो बात नहीं, असल में क्रिस मेरे साथ यहाँ रहना चाहता है। अरे तो इसमें क्या बात है, मतलब तो साथ रहने से है ना। हाँ माँ, वो यहाँ आ गया है। थोड़ी चुप्पी के बाद माँ हंसी थी। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, हम अभी आते हैं उससे मिल। ओ माँ, आप ज़रूर पा होंगे। दोनों के सीने से जैसे मनोभार उतर गया। वे दोनों उसके साथ अंदर आ गए, पर पहले जैसा कुछ नहीं था, कुछ परायापन लिए हुए। वे खथिंग ड्राइंग रूम में बैठ गए। क्रिस उन्हें बिठाकर अगर कुछ चाहिए तो वो आप ले सकते हैं कहकर अंदर कमरे में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद शुवे बाहर आई
तो पूछने लगी कि वे इतनी सुबह क्यों आ गए। फिर खुद चहकती हुई बोली, मुझे पता है आप तो 5 बजे ही पहुंच जाते हैं, मैं देर तक सोती हूँ इसलिए देर से आए। बातों ही बातों में 8 कब बज गए पता ही नहीं चला। तभी क्रिस अपना बड़ा सा बैग लेकर बाहर निकल गया और बोला, ओके आज कुछ जल्दी है, फिर मिलते हैं, कभी बैठकर बात करेंगे। क्रिस तुम्हें 9 बजे जाना था ना। ओ बेबी सारा प्रोग्राम चेंज हो गया, तुमने भी कहाँ बताया था कि ये लोग आएंगे। कहकर क्रिस ये गया और वो गया। वे तीनों देखते ही रह गए। पर माँ पाको बेटी की पसंद पर नाज था। क्या बढ़िया लड़का चुना है, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अगले हफ्ते भी क्रिस शुक्रवार की शाम को ही निकल गया। माँ बाप फिर उससे मिल नहीं पाए, पर ज़्यादा बातें क्रिस के बारे में ही होती रही। उससे अगले हफ्ते वो उनसे मिला, बड़े अच्छे से बात करता रहा। बातों बातों में माँ ने उससे पूछ ही लिया, क्रिस तुम शुवे का हमउम्री लगते हो, तुमने भी शुवे की तरह अभी तक शादी क्यों नहीं की। क्रिस बिना किसी झिझक के बोला, नहीं मैं 42 साल का हूँ और मेरी एक शादी भी हो चुकी है, मेरा मतलब मैं कुंवारा नहीं पर सिंगल हूँ। शुवे को काटो तो खून नहीं। क्रिस तुमने कभी बताया नहीं, तुमने कभी पूछा भी नहीं डार्लिंग, पर तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। तो क्रिस अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराया और बोला, अब मैं सिंगल हूँ, 6 साल पहले डिवोर्स हो चुका है मेरा। ओह उसके बाद सब ठीक चल रहा था, वो क्रिस के साथ मज़े में थी और निश्चिंत भी। अब रिश्तेदारों, फ्रेंड्स और ऑफिस के सहकर्मियों की तिरस्कार भरी नज़रों का भी सामना नहीं करना पड़ता था, बल्कि अब उसके साथ क्रिस को देखकर कईयों की नज़रों में ईर्ष्या जरूर झलक जाती थी, पर उससे शुवे को कोई गिला नहीं था। उसे तो बस अपनी पूर्णता का एहसास शांति देता। जब से क्रिस उसके बेडरूम में शिफ्ट हुआ है, वे दोनों और करीब आ गए हैं। इस बार भी वो माँ पा को टाल के गया। उसे थोड़ा गुस्सा आया कि क्रिस जानबूझकर माँ पा को टाल के गया था। बस फिर उसने अपनी चिर परिचित मुस्कान फेंकते हुए जुमला छोड़ दिया, आप चाइनीज़ लोग भी ना बड़े ही क्यूट होते हो। माँ बाप जो भी करें उन्हें भी समझना चाहिए कि वो अपनी प्रौढ़ औलाद को इस तरह से कैंडी बनाकर हर वक्त मुंह में न रखें, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दें। उन्हें हर बार यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। क्या उन्हें नहीं लगता कि हमें भी एंजॉय करने के लिए समय मिलना चाहिए। तुम तो हर सप्ताहांत पर निकल ही जाते हो, वो मुझ अकेली को कंपनी देने ही आते हैं। नहीं डियर, वो महीने का हिसाब देखने भी तो आते हैं ना। शुवे को लगा कि कहीं फिर से हिस्ट्री न दोहरा दी जाए, कहीं 3-4 दिन की चांदनी यहीं ख़त्म न हो जाए। उसने माँ को हौले से इशारा कर दिया और वो समझ गई थी। माँ पाका उसके घर आना काफ़ी कम हो गया था। जब वो फ्री होती तो खुद ही जाकर मिल लेती। दिन ठीक ठाक निकल रहे थे, दोनों संतुष्ट थे। शुवे एक खास विदेशी साथी पाकर और क्रिस बिना खर्चा किए सारी सुविधाओं के सुख भोग कर खुश थे। अभी किसी ने उनकी शादी की बात नहीं उठाई थी। शायद दोनों के मन में हो कि सुखों की बहती धारा को मोड़ देने की क्या ज़रूरत है। ली आई तो अपनी प्यारी सहेली का बसता संसार देखकर खुश हुई। उसकी बातों का पिटारा खत्म होने पर शुवे ने अपनी भावनाओं की और छोट-छोट परेशानियों का जिक्र छेड़ दिया। बस फिर क्या था, ली ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी शुवे के सामने। क्रिस तुम्हारे कहने पर तुम्हारे यहाँ शिफ्ट हुआ या बिन बुलाए मेहमान की तरह, इससे क्या फ़र्क पड़ता है ली, हम दोनों इकट्ठे खुश हैं। बिल्कुल पड़ता है। और वो महीने का खर्चा कितना देता है, खर्चा होता ही कितना है, यहाँ पैसे की कमी है क्या। ए तुम्हारी गाड़ी भी तो इस्तेमाल करता है क्या। वो तो मैंने ही उससे कहा है ली, मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहती हूँ, मैं गाड़ी का दिन में क्या करूँगी। कई कांटे गड़ गए ली के मन में। रुको सहेली, तुम्हारे सुख का ही तो ख्याल है मुझे, इसीलिए ये सब पूछ रही हूँ। ली माँ पा हमारी शादी के विषय में सोच चुके हैं, सभी जानने वालों को क्रिस के बारे में बता भी दिया है। और मज़े की बात है, किसी ने भी क्रिस की उम्र, जॉब या सैलरी के बारे में नहीं पूछा। सबके लिए इतना ही काफ़ी है कि क्रिस अमेरिकन है। हाय ली, कब आई पेरिस से। हेलो, तुम्हें कैसे पता। कल शुवे ने बताया था कि तुम आ रही हो। कहते कहते वो बैठ गया और सबसे पहले इसने तुम्हारी फ़ोटो ही दिखाई थी मुझे। काफ़ी गहरी दोस्ती है,
लगता है मुझे तुमको भी इम्प्रेस करना पड़ेगा। कहते कहते वो ली के भावों को तोलने लगा। ली ने नोटिस किया कि क्रिस बाहर से 3 दिन बाद लौटा है, पर उसने शुवे को एक बार भी प्यार से नहीं देखा। उससे बातें करके वो शुवे से मुखातिब हुआ। शुवे के चेहरे पर भी वो रंगत न थी जो ताजे प्यार में होनी चाहिए, पर शुवे संतुष्ट जरूर लग रही थी। उसने साइकोलॉजी पढ़ी थी। उसे क्रिस से 2-4 मुलाकातों के बाद ही उसके व्यवहार में कुछ खटकने लगा था, और ये सब उसने शुवे को बताने का प्रयास किया। शुवे को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ यही दिखता था, उसके माँ बाप खुश हैं तो वो भी खुश है। ली फिर दलील देती, शुवे वो तुम्हें छोड़ के हफ्ते में 4-4 दिन भी गायब रहता है और बिना पूछे तुम्हारे पर्स में से पैसे भी निकाल लेता है, पर उसका कल्चर हमसे अलग है। और ना ही क्रिस ने मुझे खाने से रोका और ना मेरे मोटापे के बारे में कुछ कहा। ली चुप हो गई। पर तुम्हें ये तो पता होगा कि वो रोज़ जिम जाता है या फिर इसी शहर में? हाँ पता है, मैंने उसे 2-3 बार पूछ लिया तो वो उखड़ गया था। कहने लगा यही मुश्किल है तुम्हारे देश में, सब रिश्ते में बंधन चाहते हैं। एक दिन ली धड़धड़ करती हुई शुवे के ऑफिस में आ घुसी। उसका मुंह लाल और नाक फूल रही थी। शुवे डिक्टेशन दे रही थी तो उसे बैठने का इशारा किया, पर ली ने डिक्टेशन लेने वाली लड़की से माफ़ी मांग उससे ज़रूरी बात करने के लिए एकांत चाहा। एकांत पाते ही ली फट पड़ी, शुवे क्रिस को मैंने पूरे 1 हफ्ते फॉलो किया, वो किसी लड़की के साथ घूमता है, तुम्हें उल्लू बना रहा है। शुवे को जैसे करंट लगा। ली तुम होश में तो हो? क्रिस 4 दिन से रोज घर आ रहा है। हाँ, पर दिन में स्कूल के बाद उस लड़की के साथ ही होता है। ली वो उसकी एक सहकर्मी भी तो हो सकती है। या तुमसे मेरा विदेशी दोस्त के साथ रहना देखा नहीं जाता? सुनकर ली जैसे सख्ते में आ गई। फिर से कहना, मैं ज़रा समझी नहीं। पर यह सुनने से पहले ही शुवे उठ के वॉशरूम में जा चुकी थी। ली को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी और इकलौती सहेली उसके बारे में ऐसा भी सोच सकती है। बिना शुवे का इंतज़ार किए वो उठ के वापस चली गई। शाम को शुवे ने क्रिस से पूछा। पहले तो वो अनजान सा बनकर खड़ा रहा, फिर कहने लगा, ओ ली, शायद केट की बात कर रही होगी। वो मेरी कज़न की दोस्त है, कुछ दिन के लिए आई है ब्राज़ील से। बड़ी चिपकू है तुम्हारी सहेली। कहकर वो हंसने लगा। उसे मेरे पीछे क्यों लगा दिया तुमने? और तुमने मुझ पर शक कर लिया? दूसरे दिन शुवे ने उसे बताया था कि माँ पास शादी के लिए जोर लगा रहे हैं, तो क्रिस ने यही कहा था कि छुट्टियों में वो भी अपने माँ बाप को बुला लेगा, फिर अच्छी सी बड़ी सी पार्टी करेंगे और सगाई कर लेंगे। शुवे का चेहरा गुलाबी हो उठा और आंखों में रंगीन सपनों के डोरे उभर आए। अपनी प्यारी सहेली ली को भी तो मनाना है। यह सोचकर उसने फ़ोन उठाया तो क्यू पर आई द्वारा भेजे वीडियो पर नज़र पड़ी, जो डाउनलोड होने लगा तो फ़ोन पर आई की भेजी वीडियो चला दी। वीडियो में क्रिस किसी लड़की के साथ पर्ल टीवी टावर के आगे पोज बना बनाकर फ़ोटो खिंचवा रहा है। कोई खूबसूरत विदेशी लड़की है। क्रिस कभी उसके गले में बाहें डाल रहा है तो कभी उसे उठाकर फ़ोटो खींची जा रही है। कभी दोनों एक दूसरे से लिपटे और आंखों में डूबे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। एकाएक क्रिस की आवाज़ सुनाई दी, वन मोर, द लास्ट वन। यह कहकर क्रिस ने अपने ओठ लड़की के ओठों से जोड़ते हुए पोज दिया और जेब से रिंग निकालकर लड़की की उंगली में डाल दी। आसपास खड़े लोग ताली बजाने लगे और वीडियो ख़त्म हो गया। शुवे को लगा वो भी ख़त्म हो जाएगी इसी वक्त और यहीं। उसने टेबल पर रखा पानी गटका तो जैसे उसे कुछ होश आया। फटाफट मेज का लॉकर बंद कर पर्स उठाकर बाहर निकल आई। किसी के पूछने से पहले ही बोल पड़ी, तबीयत ठीक नहीं है, घर जा रही हूँ, फ़ोन मत करना प्लीज़, मैनेज कर लेना। कार कैसे चलाई, कैसे घर पहुँची, कुछ पता नहीं। घर आकर बहुत घुटन महसूस होने लगी, सो आकर बालकोनी की कुर्सी में धंस गई। तब से यहीं बैठी थी। कब रात हुई कुछ खबर नहीं। होश आया तो उसने वीडियो ली को फॉरवर्ड कर दी। उसी टाइम ली का फ़ोन आ गया। तुम कहाँ हो? घर। शुवे ली से बात न कर पाई। रोने से बात गले में ही अटक कर रह गई। ओके ओके, मैं आती हूँ। शुवे सोच रही थी माँ पास से कैसे कहूँ, क्या कहूँ, सब लोग क्या कहेंगे। सोचते सोचते वो गुसलखाने में शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई।
उसकी आंखों से बहते आंसुओं के कारण उसे अपना अक्स ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। डोरबेल बज रही थी। ली का दिल किसी आशंका से जोरों से धड़क उठा। ली ने देखा शुवे के आंसू सूख चुके थे और उसका मुंह नूडल्स से भरा था। मुंह खाली हुआ तो शुवे ने ली से कहा, चलो क्रिस का सामान इकट्ठा करवाओ। उसका सारा सामान बांध के दरवाजे के सामने रखकर ऊपर एक बड़ा सा चार्ट लगा दो। उस पर लिख दो वो अपना अधूरापन कहीं और जाकर पूरा करे। मैं शादी के बिना भी पूर्ण और आज़ाद हूँ। माँ पासे कल निपटेंगे। यह कहते हुए शुवे की हल्की मुस्कान और आंखों में स्वाभिमान की चमक ली को अंदर तक खुशी से सराबोर कर गई। ये कहानी बस यहीं तक। यदि आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। यदि आपको अनीता शर्मा की कहानी शुवे शंघाई चीन से सुननी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।